पूजा और राजू की शादी हुई थी। राजू अपने बड़े भाई के साथ रहता था। पूजा की जेठानी का नाम निशा था। निशा को अपने बड़े होने पर बहुत घमंड था। वो पूजा से आए दिन काम करवाते रहती थी। पूजा सीधी सादी लड़की थी। वो अपनी जेठानी को ही सास समझकर उसकी हर बात माना करती थी। पूजा, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर का सारा काम कर लेना, और जब मैं आऊँ तो घर में कोई काम छूटा नहीं होना चाहिए। दीदी, आप बेफिक्र होकर मंदिर जाइए, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूंगी। पता है कैसे संभाल लेगी? मंदिर से आकर मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे। उल्टा सीधा काम करके रख देती है बस। पूजा को निशा बहुत कुछ कह देती थी, लेकिन निशा कभी भी उसे पलटकर जवाब नहीं देती थी। और जब खाना परोसने का वक्त होता तब निशा ही खाना परोसती थी। ये क्या कर रही हो? दीदी, इनके लिए खाना लगा रही हूँ। जा, तू देवर जी का मुंह हाथ धुला, खाना मैं लगाती हूँ। पूजा राजू के मुंह हाथ धुलवाने के लिए चली जाती है। अरे, साबुन तो रसोई में ही रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना, भूख बहुत तेज लग रही है। मेरे हाथ में बहुत गंदगी है, मुझे इसे अच्छे से धोना होगा। पूजा जब रसोई में जाती है तो उसकी नजर निशा रात की बची हुई रोटी और सब्जी राजू की थाली में लगा रही होती है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती और साबुन लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे क्या हुआ? तुम इतनी खोई खोई सी क्यों दिख रही हो? साबुन लेने गई थी तो वहाँ पर तुमने कुछ देख लिया क्या? कुछ नहीं, आप अंदर चलिए। पूजा राजू को अंदर ले जाती है। थोड़ी देर में निशा राजू के लिए खाना लेकर आती है। पूजा बेमन से उस थाली को पकड़ लेती है और राजू के सामने रख लेती है। जैसे ही राजू एक निवाला तोड़ता है तो पूजा उसके सामने से थाली हटा लेती है और राजू को सारी सच्चाई बताती है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। ये सब आपके काम न करने का नतीजा है। आप कोई काम नहीं करते हैं ना, इसलिए सब आपको इस घर में बोझ समझते हैं। आपको अपना कोई काम करना चाहिए। सच में पूजा, आजकल इंसान की अहमियत नहीं है, बस पैसों की अहमियत है। मैं आज से ही किसी काम की तलाश में निकलता हूँ। राजू काम की खोज में निकल जाता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। जब वो थक हार कर घर आता है तो पूजा उससे कहती है, एक बार आपने पिज्जा बनाया था तो वो बेहद लाजवाब था। क्यों ना आप पिज्जा बनाने की दुकान खोल लें? आजकल लोगों को पिज्जा बेहद पसंद है। आपका काम बहुत चलेगा। वो सब तो ठीक है, मगर मेरे पास तो पिज्जा बनाने की कोई मशीन नहीं है और वो बहुत महंगी आती है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वो खरीद सकूं। मेरे मायके में एक पिज्जा बनाने की मशीन बेकार पड़ी है, क्यों ना मैं उसे ले आऊं और आप उससे काम करना शुरू कर दें। पूजा अपने घर से वो मशीन तो ले आती है, लेकिन राजू का बनाया हुआ पिज्जा मार्केट में इतना नहीं बिकता, क्योंकि पिज्जा की और भी दुकानें होती हैं। वो परेशान होकर जब घर की ओर जा रहा था तब उसे किसी का एक्सीडेंट होता हुआ नजर आता है। अरे ये गाड़ी तो इस भेलपुरी वाले को उड़ा देगी, इतनी तेज रफ्तार से उसकी तरफ जा रही है। राजू उस गाड़ी से पहले पहुंचकर उस भेलपुरी वाले को बचा लेता है। तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वैसे भी मेरे परिवार को कौन सा मेरी जान की पड़ी है। अगर कुछ हो भी जाता ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत मायूसी छाई है। रवि के बार बार पूछने पर रवि सारी कहानी बता देता है और रवि उसे एक पोटली देता है। ये क्या है? मेरे पास कुछ और तो नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ, मगर तुम ये भेलपुरी ले जाओ और अपने पिज्जा पर डाल देना। पिज्जा में भेलपुरी कौन डालता है भला? जैसा कह रहा हूँ वैसा करके देखना। राजू वो पोटली ले जाता है और अगले दिन भेलपुरी को पिज्जा के ऊपर डाल देता है। पिज्जा की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि दुकान पर बहुत से लोग आने लगते हैं और सब उससे भेलपुरी वाले पिज्जा की डिमांड करते हैं। आज तक हमने बहुत तरह के पिज्जा खाए थे, मगर ये भेलपुरी वाला पिज्जा तो हम पहली बार खा रहे हैं। इस भेलपुरी वाले पिज्जा की तो बात ही अलग है। इसके आगे तो बाकी के पिज्जा फेल। और मेरे लिए 3 पिज्जा पैक कर देना। रवि की दी हुई भेलपुरी से बना पिज्जा अपने ही आप में बढ़ते जाता है। उसने एक पिज्जा पर भेलपुरी लगाई थी, उसी से अनेक पिज्जा बनते जा रहे थे।
ये तो सचमुच एक करिश्माई भेलपुरी पिज्जा है। मैं तो मजाक समझ रहा था कि रवि ने मुझे भला क्या दे दिया। अब तो हर कोई इस भेलपुरी पिज्जा का दीवाना हो चुका है और मेरा कारोबार भी बेहतरीन चल रहा है। राजू अब हर रोज अमीर होता जा रहा था। एक बार जब राजू और पूजा बात कर रहे थे तो निशा उनकी बात सुन लेती है। पूजा, अगर तुम सही वक्त पर मुझे काम करने के लिए नहीं भेजती और वो करिश्माई भेलपुरी मुझे नहीं मिलती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। हर औरत की यही इच्छा होती है कि उसका शौहर अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो मैंने भी यही किया। अच्छा, तो ये बात है, इनके पास जादुई भेलपुरी पिज्जा है जिसकी वजह से ये इतना अमीर होते जा रहा है। मुझे वो भेलपुरी चुरानी होगी। मैं इन्हें अमीर होते हुए नहीं देख सकती। जब राजू और पूजा सो जाते हैं तो रात के अंधेरे में निशा वो जादुई भेलपुरी पिज्जा चुराने के लिए उनके घर आ जाती है और उस पिज्जा को ढूंढ लेती है। अब इन्हें तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये जादुई भेलपुरी पिज्जा मेरे हाथ लग गया है। वो जादुई भेलपुरी पिज्जा को जैसे ही हाथ लगाती है तो वो एक विशाल रूप धारण कर लेता है और निशा से लिपट जाता है और उसे कसता चला जाता है। अरे मेरा दम घुट रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मैंने लालच में आकर तुम्हें पाना चाहा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। निशा जैसे तैसे उस जादुई पिज्जा से जान छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलती है। वहीं राजू और पूजा उस जादुई भेलपुरी पिज्जा की मदद से लोगों को फ्री में पिज्जा खिलाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वो बहुत से लोगों के लिए अस्पताल और यतीम खाना खोलते हैं। आनंदपुर नाम के एक गांव में एक मुफलिस किसान जोड़े रहते थे, विक्रम और लता। उनकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो गांव के एक रईस आदमी भानु की जमीन पर मजदूरी किया करते थे। वो जो भी फसल उगाते उसमें से आधी अच्छी भानु खुद ले जाया करता था और बची हुई फसल इनके हिस्से में आया करती थी, जिससे फरोख्त कर उन्हें बहुत ही कम पैसे हासिल होते थे। ये लो लता, इस फसल की कमाई। इस मर्तबा तो पिछली मर्तबा से भी कम पैसे मिले हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सोचा था थोड़ी अच्छी कमाई होगी तो संजय के कॉलेज की फीस निकल जाएगी, लेकिन अब तो वो भी मुश्किल मालूम होता है। अब्बा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई काम करूँ जिससे आप दोनों की थोड़ी मदद हो जाएगी। सोच तो तुम्हारी वाजिब है बेटा, लेकिन इस गांव में काम कहाँ है? आप भी ना एक मर्तबा उसे थोड़ी कोशिश तो करने दीजिए। मुमकिन है उसके नसीब से ही कोई काम हासिल हो जाए। ठीक है, तलाशो बेटा। अब संजय काम की तलाश में जुट गया। अगली सुबह वो गांव की हर दुकान, हर कारोबार में गया। चाचा, आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकूं? नहीं बेटा, हमारा छोटा सा कारोबार है, हम घर वाले ही मिलकर संभाल लेते हैं। जी ठीक है। सुबह से शाम हो गई, संजय को कोई मुलाजमत हासिल न हुई। वो मायूस होकर गांव के एक नुक्कड़ पर बैठ गया। सोचा था कोई मुलाजमत हासिल होगी तो अब्बा की थोड़ी मदद हो जाएगी, लेकिन मुझे कोई मुलाजमत हासिल ही नहीं हो रही। तभी उसे फिक्र में बैठा देख उसका दोस्त मयूर उसके पास आया। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों हो? अब क्या बताऊं, अब्बा की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुलाजमत हासिल नहीं हो रही। अरे तो खुद का कोई कारोबार शुरू कर लो ना। कारोबार के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो भी तो नहीं है। अरे तो भानु सेठ है ना, वो गांव में हर किसी की मदद करते हैं। तुम उनसे उधार ले लो और आहिस्ता आहिस्ता करके सारे पैसे लौटा देना। ये तो वाजिब रहेगा, लेकिन मैं कौन सा कारोबार करूं? मयूर ने चारों सिमत नजर घुमाई। गांव में हर चीज थी। तभी दो ख्वातिन गुफ्तगू करती जा रही थी। आज भैया जी ने मस्त पानी पूरी खिलाई, लेकिन पानी पूरी खाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। पानी पूरी? हमारे गांव में सब कुछ है, सिर्फ पानी पूरी के लिए गांव वाले बगल के गांव में जाते हैं। हाँ, ये अच्छी तरकीब है और पानी पूरी के ठेले के लिए ज्यादा पैसे उधार भी नहीं लेने पड़ेंगे। अरे 2000 में तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ चलो, भानु सेठ से राब्ता करते हैं। मयूर संजय को भानु सेठ के पास ले गया। सेठ जी, संजय को कुछ रुपए उधार चाहिए पानी पूरी का कारोबार करने के लिए।
पानी पूरी का कारोबार तो अच्छा है, वैसे भी मुझे पास वाले गांव में जाना पड़ता है पानी पूरी खाने। कितने पैसे चाहिए? जी 2000। बस पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि मैं हमेशा तुम्हारे ठेले से मुफ्त में पानी पूरी खाऊंगा। ठीक है सेठ जी। संजय ने बगैर सोचे समझे हाँ बोल दिया। मयूर संजय को एक टक देखता रहा। भानु ने संजय को पैसे दिए और वो दोनों वहाँ से चले गए। तूने उसकी शर्त मंजूर क्यों की? अरे वो पैसे दे रहे थे ना, इसीलिए। अरे गधे, तुझे इल्म है कि वो सेठ कितना बड़ा भुक्खड़ पेटू है? गांव के हर खाने के ठेले वाले को उसने उधार दिया है और अब तक हर कोई उसे मुफ्त में खिलाता है, और ये भुक्कड़ एक के बाद एक खाता ही रहता है। अरे बाप रे, अब क्या? जो होगा देखा जाएगा। तुम कम से कम अपना कारोबार तो शुरू करो। अगले ही रोज संजय ने गांव में पानी पूरी का ठेला खोला। बच्चे, ज़ईफ, जवान हर कोई संजय के ठेले पर पानी पूरी खाने आने लगा। पहले ही रोज से संजय की आमदनी शुरू हो गई। वो बेहद खुश था, लेकिन उसकी खुशी को आग लगाने भानु सेठ वहाँ हाजिर हुए। अरे संजय, एक प्लेट पानी पूरी दो तो जरा, तीखा बनाना। हाँ जी। संजय ने भानु सेठ को एक प्लेट पानी पूरी दे दी और भानु ने वो धड़ाधड़ खा ली। एक प्लेट और पानी पूरी देना। संजय ने एक प्लेट और दी, फिर तीसरी प्लेट, फिर चौथी प्लेट। ऐसा करते करते भानु सेठ ने 6 प्लेट पानी पूरी खा ली और बगैर 1 रुपया अदा किए वो वहाँ से चला गया। संजय को अब समझ में आया कि मयूर क्या कहना चाहता था। फिर ये सिलसिला रोज का हो गया। भानु सेठ रोज 6 प्लेट मुफ्त की पानी पूरी खा जाया करता था। संजय का मुनाफा कम होता जा रहा था। वो परेशान था। एक रोज इसी फिक्र में वो काम कर रहा था कि तभी एक साधु वहाँ हाजिर हुए। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? मेरे पास तो सिर्फ पानी पूरी है, आप यही खा लीजिए। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट पानी पूरी खिलाया। उस साधु का पेट भर गया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। क्या मैं तुम्हारी तकलीफ की वजह जान सकता हूँ? संजय ने उसे भानु सेठ की मुफ्त खोरी के मुतालिक बताया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक साफ प्लेट दो। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट दिया। साधु ने कुछ दुआएं पढ़ी और फिर वो प्लेट संजय को लौटा दी। अब ये प्लेट जादुई है, इसमें तुम जो भी रखोगे वो एक के बाद एक आता ही जाएगा, लेकिन ख्याल रहे इसका एक ही मर्तबा इस्तेमाल होगा। होशियारी से इसका इस्तेमाल करना, ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। साधु संजय को दुआएं खैर देकर वहाँ से रुखसत हुए। कुछ देर बाद वहाँ भानु सेठ आया। संजय, 1 प्लेट पानी पूरी दो बेटा। सेठ जी, मेरे पास आपके लिए एक आजमाइश है। मैं आपको 1 प्लेट पानी पूरी दूंगा। आपको मुझे प्लेट खाली करके दिखाना है। अगर आप मेरी पानी पूरी की आजमाइश जीत गए तो मैं जिंदगी भर आपको, आपके खानदान को मुफ्त में पानी पूरी खिलाऊंगा और साथ ही मैं कर्ज के दुगने पैसे आपको लौटाऊंगा। अरे वाह! लेकिन अगर आप मेरी आजमाइश में हार गए तो आप गांव के किसी भी ठेले पर कभी भी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे। क्या आपको ये मंजूर है? हाँ, वैसे भी 1 प्लेट में ज्यादा से ज्यादा 10 पानी पूरी ही होंगे। मेरा तो दुगना मुनाफा है। गांव वाले आसपास इकट्ठे हो गए। संजय ने भानु के लिए पानी पूरी बनाई और उसे उस जादुई प्लेट में रख दिया। भानु एक के बाद एक पानी पूरी खाता जा रहा था, लेकिन उस जगह खुद ब खुद दूसरी पानी पूरी आ रही थी। भानु ने धड़ाधड़ 20-30 पानी पूरी खा ली, पर फिर भी पूरी प्लेट भरी हुई थी। अरे ये क्या जादू है? ये प्लेट खाली क्यों नहीं हो रही? यही तो आजमाइश है। भानु ने और 20-30 पानी पूरी खा ली और अब उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। अरे बस, अब नहीं हो रहा और नहीं खा पाऊंगा, हरगिज नहीं। मैं हार गया। तो अब से आप कभी मुफ्त में कुछ भी नहीं खाएंगे पूरे गांव में? हाँ, नहीं खाऊंगा। भानु सेठ अपना मोटा पेट पकड़कर अपने घर की जानिब दौड़ गया।
सारे गांव वाले उसकी ये हालत देखकर हंस पड़े और संजय की जादुई पानी पूरियों ने गांव वालों को भानु की मुफ्त खोरी से निजात दिला दिया। गिरधारी और छाया के 2 फर्जंद थे, मयंक और पीयूष। दोनों निहायत ही शरारती थे और आए दिन उनकी शिकायत आया करती थी। ये देखिए गिरधारी जी, आपके फर्जंदों ने गुलेल से निशाना लगाकर हमारी सारी मटकियां फोड़ दी। ये इस माह की तीसरी मटकियां हैं जो इन दोनों ने फोड़ी है। देख रही हो ना बेगम, पूरा गांव तुम्हारे इन दोनों लाडलों से परेशान है। कभी किसी की मटकी फोड़ देते हैं तो कभी किसी का सामान लेकर भाग जाते हैं। अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं दोनों। आज तो तुम दोनों को अच्छे से सजा मिलेगी। गिरधारी ने दोनों को मारने के लिए छड़ी उठा ली। मुर्गा बनो, और अगर शाम होने से कब्ल तुम दोनों हिले तो देख रहे हो ना ये बेंत की छड़ी। मुर्गा बनो जल्दी। गिरधारी ने छड़ी जमीन पर पटकी और छड़ी की आवाज सुनकर दोनों डर गए और मुर्गा बन गए। तकरीबन 1 घंटे तक बच्चे मुर्गा बने रहे और गिरधारी वहीं बैठा रहा। अब्बूजान, हमें माफ कर दीजिए। हम वापस ऐसी गलती नहीं करेंगे अब्बूजान। अजी 1 घंटा हो गया है, अब माफ भी कर दीजिए इन्हें। आइंदा अगर तुम दोनों ने शरारत की तो तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे? जी। दोनों बच्चों का पूरा बदन दर्द कर रहा था। छाया अपने लाडलों को भीतर ले गई और यहाँ गिरधारी परेशान था। ना जाने कब इन दोनों को समझ आएगी। इनकी शरारतों की वजह से मैं गांव में कहीं जा भी नहीं सकता। अगले रोज मयंक और पीयूष रोज की तरह स्कूल जाने के लिए निकल गए। रास्ते में उन्हें एक ज़ईफ फकीर नजर आया। क्या बाबा, आप आज भी यहाँ? वो जब तक मुझे हुक्म नहीं देता मैं यहाँ से जा नहीं सकता बेटा। ज़ईफ फकीर ऊपर इशारा कर रहा था। ऊपर कौन है? कोई सैटेलाइट है क्या, या कोई जहाज? वो ऊपर वाला जिसकी हम सब कठपुतली हैं। आप क्या कह रहे हैं? ये सब हमारी समझ में नहीं आ रहा। खैर ये बताइए, आपको भूख लगी है क्या? हाँ लगी है बेटा। तो ये लीजिए हम दोनों का टिफिन। तुम दोनों रोज मुझे अपना खाना दे देते हो, तो स्कूल में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा, हमारे पास पैसे हैं ना, हम कैंटीन का खाना खा लेंगे। वैसे भी हमें अब्बा की सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती, जायका ही नहीं होता है। भले ही जायका ना हो, लेकिन मोहब्बत तो है। आप नोश फरमाइए, हमें देर हो रही है। फकीर बाबा को अपना खाना देकर दोनों बच्चे स्कूल चले गए। अगले रोज छुट्टी का दिन था और बच्चे गिरधारी के पीछे लगे थे। अब्बूजान, आपने कहा था कि आप हमें छुट्टी के दिन दरिया वाले मंदिर ले जाएंगे। हाँ मुझे याद है, लेकिन आज मेरे पास बहुत काम है। एक काम करते हैं, अगले हफ्ते जाएंगे। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। आप हमेशा झूठे वादे करते हैं अब्बूजान। हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। दोनों ने मुंह फुला लिया और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद गिरधारी काम पर जाने के लिए निकला। छाया, दोनों बच्चे नाराज हैं, तुम दोनों को कुछ पैसे दे देना। कुछ बाहर का खाएंगे तो उनका दिल बहल जाएगा। मैं शाम में जल्दी आने की कोशिश करूंगा, फिर बाजार चलेंगे सब लोग, ठीक है? ठीक है। गिरधारी चला गया और छाया बच्चों के कमरे में गई। मालूम है, तुम्हारे अब्बू हमें बाजार ले जाने वाले हैं शाम को। मैं तो नई साड़ी लूंगी, तू क्या लेगा पीयूष? ये भी झूठ है। नहीं बेटा, वो घर जल्दी आएंगे और हम बाजार जाएंगे, नए कपड़े और खिलौने खरीदेंगे। पक्का? और उन्होंने तुम्हें पैसे देने के लिए कहा है। तब तक तुम दोनों कुछ बाहर खा लो और खेल लो। बच्चों ने झट से छाया के हाथ से पैसे ले लिए और दरवाजे की जानिब दौड़ पड़े। वो दोनों गोले वाले के पास गए
और अपना मनपसंद गोला खाने लगे। अब हम पूरा दिन क्या करेंगे? मैं तो सोच रहा हूँ कि हम तन्हा ही दरिया वाले मंदिर जाकर आते हैं। लेकिन कैसे? हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कश्ती का भाड़ा भी दे सकते हैं और खाना भी खा लेंगे। जब तक अब्बूजान घर लौटेंगे हम मंदिर जाकर भी आ जाएंगे, और तो और शाम में उनके साथ बाजार भी जाएंगे। वाह! दोनों बच्चे दरिया के किनारे पहुंचे। बूढ़े फकीर ने उन्हें दरिया के पास जाते हुए देख लिया। दोनों ने कश्ती वाले को पैसे दिए और कश्ती से दरिया पार कर लिया। दरिया के बीचों बीच एक जजीरा था जिस पर एक बड़ा ही खूबसूरत मंदिर था। बच्चे इस दरिया पर उतरे और खेलते खेलते मंदिर तक जा पहुंचे। ये मंदिर कितना अच्छा है ना? और यहाँ के अमरूद भी, वो देखो। दोनों पत्थरों से अमरूद तोड़ रहे थे। उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। वो लोग अपनी ही मस्ती में मशरूफ थे। घंटों गुजर गए और फिर बरसात शुरू हो गई और फिर दोनों पानी में नाचने लगे। बरसात तेज हुई लेकिन बच्चे अभी भी खेल ही रहे थे। काफी देर बाद मयंक का तवज्जो आसपास गया। यहाँ कोई नहीं है क्या? मालूम होता है सब लोग जा चुके हैं। वो लोग दौड़कर कश्ती वाले के पास पहुंचे तो किनारे पर एक भी कश्ती नहीं थी। भारी बरसात की वजह से बड़ी बड़ी लहरें उमड़ रही थी। मालूम होता है हम फंस गए। यहाँ गांव में गिरधारी और उसकी बीवी अपने दोनों बच्चों को तलाश कर रहे थे। बेटा, मयंक और पीयूष को कहीं देखा क्या? नहीं चचा। छाया परेशान थी। वो रोने लगी। वो दोनों रोते रोते दरिया के किनारे तक पहुँचे। भाई, तुमने मेरे दोनों फर्जंदों को कहीं देखा क्या? नहीं भाई, मैंने देखा है। वो दोनों कश्ती से उस पार गए थे। क्या? अरे भाई, मैं तुम्हें 10 गुना पैसे दूंगा। मेरे बच्चों को लाने में मेरी मदद कर दो। दरिया में तूफान आया है भाई। इतनी बड़ी लहरों के सामने कोई कश्ती टिक नहीं सकती। और मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे फर्जंदों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं उन दोनों को सही सलामत ले आऊंगा। लेकिन आपके पास तो कश्ती भी नहीं है। वो ऊपर वाला है ना। फकीर ने बगल में देखा तो एक छपरे के नीचे एक पानी पूरी वाले का ठेला था। फकीर उसके पास गया। भाई, एक पूरी मिलेगी? ये लो। वो पूरी फकीर ने ले ली और उसे दरिया के पानी में रख दिया। कुछ पढ़ने लगा और फिर पल भर में उस पानी पूरी का साइज बढ़ गया। छोटी सी पानी पूरी बड़ी हो गई। फकीर उसमें बैठ गया और अपने डंडे को चप्पू बनाकर पानी पूरी वाली नाव चलाने लगा। लहरें बहुत ही बड़ी थी, लेकिन फकीर की जादुई पूरी की नाव उन सभी लहरों से टकराकर दरिया पार कर गई। फकीर उस जजीरे पर पहुंचा तो बच्चे रो रहे थे। वो उन्हें अपने पानी पूरी वाली नाव में बिठाकर वापस गांव की जानिब मुड़ गया। यहाँ दोनों बच्चों को फकीर के साथ सही सलामत लौटता देख गिरधारी और गांव वाले खुश हो गए। पानी पूरी वाली कश्ती किनारे पर पहुंची और दोनों बच्चे अपनी अम्मा से लिपट गए।